The term perjury can loosely be defined as lying under oath. But is this the legal definition of perjury? Hello everyone, I am Vansh Nagpal. Welcome back to Juris Legal Chambers. आज की इस वीडियो में हम perjury को डिस्कस करेंगे. What is the meaning of perjury? When an act can be termed as perjury? Perjury का केस कैसे इंस्टीट्यूट होता है? Perjury का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्या रिलेशन है? And what is the punishment of perjury in India? आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन आई विल सजेस्ट कि आज की इस वीडियो में हम ऐसे काफी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले जिन्हें रेयरली डिस्कस किया जाता है. तो ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप आज की इस वीडियो को एंड तक देखना. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. सो पर्जरी की लीगल डेफिनेशन है whoever gives false evidence or fabricates the evidence at any stage of judicial proceedings under oath, knowing it to be false and with the intent to mislead the court or to gain undue profit, will said to be committing perjury. Judicial proceeding के किसी भी स्टेज पे अंडर ओथ कभी भी कोई झूठी गवाही देता है या कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट करता है, ये जानते हुए कि वो गवाही उसकी झूठी है या फिर वो डॉक्यूमेंट्स गलत है, विद द इंटेंशन टू मिसलीड द कोर्ट को गुमराह करने के लिए या कोई अपना गलत तरीके से प्रॉफिट करने के लिए, तो ऐसे इंसान पर्जरी कमिट करता है. लेट्स अंडरस्टैंड पर्जरी विद 4 सिंपल इजी स्टेप्स. फर्स्ट, विटनेस टुक एन ओथ टू टेल द ट्रूथ. विटनेस ने सच बोलने की कसम खाई है. सेकेंड इज सच ओथ वॉज गिवन बाय समवन with authority to do so in official capacity. ये कसम किसी ऐसे इंसान ने दी है जो अथॉरिटी में है. थर्ड वन इज while taking such oath, after taking such oath, the witness made a false statement or produced a fabricated document. ऐसी ओथ लेने के बाद विटनेस ने या तो कोई झूठी गवाही दी है या कोई गलत डॉक्यूमेंट पेश की है. फोर्थ वन इज the witness while producing such document or making such statement knew it to be false or fabricated. ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को पेश करते हुए या फिर ऐसी कोई स्टेटमेंट बोलते हुए विटनेस को ये पता था कि जो डॉक्यूमेंट है वो फैब्रिकेटेड है या उसकी स्टेटमेंट फॉल्स है, देन ओनली द ऑफेंस ऑफ पर्जरी विल सेड टू बी कमिटेड. बट सिर्फ ये सारी कंडीशंस कंप्लाई होने की वजह से हम किसी एक्शन को पर्जरी कह सकते हैं? वेल, if a false statement made under oath is said to be perjury, then such statement shall be material. Now, how can we say that a statement was material? Materiality means to have potential to affect the pending issue before the court. किसी statement को material तब कहा जाएगा जब वो उस statement की वजह से जो कोर्ट में issue है उस पर कोई फर्क पड़े. Let's understand materiality with the help of an example. To understand this, let's make a hypothetical situation. A और B दो लड़के हैं and ये दोनों ही एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है X. So A और B दोनों की आपस में लड़ाई होती है, हाथापाई होनी शुरू हो जाती है and थोड़ी देर बाद ये दोनों डंडे उठा के एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं. इस सारी सिचुएशन को C विटनेस कर रहा है and बी ने डंडा उठा के ए के सर पे मारा जिसकी वजह से ए की इंस्टेंट डेथ हो गई. बी वॉज चार्ज फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पीनल कोड. अब सी को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है. इसमें हम 2 सिचुएशंस को समझ सकते हैं. फर्स्ट सिचुएशन जिसमें सी ने पहले ये बोला कि पहली गाली ए ने दी थी, आगे कोर्ट में जाके सी ने ये बात बोली कि पहली गाली या पहली बार मुक्का जो मारा था वो बी ने मारा था. सो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है. बट इन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए हम सी को पर्जरी के लिए चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज दी स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियल. इनसे ये फर्क नहीं पड़ता कि केस का अंजाम क्या होगा, पहली गाली किसने दी थी या पहले थप्पड़ किसने मारा था, पहला मुक्का किसने मारा था. दी स्टेटमेंट्स में इफेक्ट द केस बट इनसे पूरा केस का डिसीजन चेंज नहीं होने वाला. सो ये कह सकते हैं हम कि सी की एविडेंशियरी वैल्यू, उसके एविडेंस की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ सच कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बट ही कैन नॉट बी चार्ज फॉर पर्जरी. अब हम सेकंड सिचुएशन को समझते हैं.
लेट्स से दैट गर्ल द एक्स वाज सिस्टर ऑफ सी एंड सी चाहता था कि ए और बी दोनों ही उससे दूर रहे, एंड ए की तो चलो अब डेथ हो गई, बट बी की बी यहां पे, तो बी को भी मैं फंसा देता हूं। अब ये सोच के सी ने वहां पे बोला कि बी ने जानबूझ के ए को मारा, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वो ए को मारना चाहता था जान से, इसलिए उसने मारा। नाउ दिस स्टेटमेंट कैन बी टर्म्ड एज पर्जरी। यहां पे सी ने अपना अनड्यू प्रॉफिट देखा, सी ने ये सोचा कि ए और बी दोनों से ही छुटकारा मिल जाएगा अगर बी जेल में चला जाएगा। नाउ ही कैन बी चार्ज फॉर पर्जरी। दिस वॉज द थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्जरी, बट प्रैक्टिकली इंडिया में पर्जरी के केसेस रियरली एडमिट होते हैं। रीजन बीइंग कि यहाँ पे विटनेस की इंटेंशन और नॉलेज दोनों को क्वेश्चन किया जाता है कि विटनेस की इंटेंशन थी झूठ बोलने की या नहीं थी, और विटनेस को ये पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं पता था। तो इन दोनों को प्रूव करना कंपैरेटिवली काफी मुश्किल माना जाता है। सो अब तक हमने ये समझा कि कभी भी कोई विटनेस अगर ओथ पे झूठ बोले तो उसे हम पर्जरी कह सकते हैं। बट जब भी ओथ ली जाती है, जब भी कोई विटनेस ओथ लेता है कि मैं जो भी बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, वो स्टेटमेंट देने से पहले लेता है। बट व्हाट अबाउट डॉक्यूमेंट्स? जब कोई डॉक्यूमेंट्स को विटनेस पेश कर रहा होता है तो डॉक्यूमेंट देने से पहले तो ओथ नहीं लेता, देन हाउ कैन इट बी टर्म्ड एज ही वाज अंडर ओथ व्हाइल फैब्रिकेटिंग द डॉक्यूमेंट? सो जब भी कभी कोई विटनेस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहा होता है या कोर्ट में पेश कर रहा होता है, it is implied that such witness is under oath. Once the witness will solemnly affirm that I will say truth, only truth and nothing else but the truth, then it will be presumed that the witness will just present the veracious and truthful documents and nothing fabricated. अगर कभी भी कोई विटनेस ओथ ले लेता है सिर्फ सच बोलने की, तो ये माना जाता है कि वो विटनेस सिर्फ सच्चे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा और सही डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा, एंड वो कोई भी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट नहीं करेगा। वन थिंग बिफोर वी मूव ऑन इज, कभी भी कोई ऐसी ओथ ली जाती है तो हमारे दिमाग में एक मिथ होता है कि हम गीता पे हाथ रख के उसकी कसम खाते हैं या बाइबल पे हाथ रख के उसकी कसम खाते हैं। वेल, ये कॉलोनियल पीरियड में होता था, ब्रिटिश एरा में होता था कि हमें अपनी रिलीजियस बुक के ऊपर हाथ रख के कसम खानी होती थी। बट आफ्टर दैट we just solemnly affirm and किसी होली बुक पे कोई हाथ रख के कसम नहीं खानी होती, सिर्फ हमें नॉर्मल ओथ लेनी होती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ केस। सेक्शन 340 of CRPC provides that where upon an application made to it or otherwise where the court is of opinion that inquiry shall be made, a case is instituted before the judicial magistrate of first class. जब भी कोर्ट को ऐसा कभी लग रहा होता है, या तो कोई एप्लीकेशन डाली जाती है या फिर कभी कोर्ट को ऐसा लग रहा होता है कि कोई इंक्वायरी बैठनी चाहिए पर्जरी को केस को स्टडी करने के लिए, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में एक केस इंस्टीट्यूट होता है। नाउ इसमें टोटल दो चीजें ध्यान देने वाली। फर्स्ट, कभी भी कोई पार्टी भी इसके लिए एप्लीकेशन लगा सकती है कि ऑपोजिट पार्टी ने कोई पर्जरी कमिट करी है। अगर कोर्ट को लग रहा होता है कि ऐसी कोई पार्टी सामने वाली एप्लीकेशन नहीं लगा रही और कोर्ट को लग रहा होता है कि पर्जरी का ऑफेंस हुआ है, तो कोर्ट उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है जब कोर्ट अपने आप से किसी चीज की कॉग्निजेंस लेता है, एंड द कोर्ट्स कैन इन्वोक सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। व्हाइल पर्जरी के किसी भी केस में कोर्ट बिकम्स द पार्टी इन सच अ केस। जब भी कोई ऐसा केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इंस्टीट्यूट होता है, तो जिस कोर्ट में पर्जरी का ऑफेंस कमिट हुआ होता है, वो कोर्ट भी उस केस में पार्टी बन जाता है। हाउएवर, अगर ये कोई हायर जुडिशियरी का कोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है पर्जरी का, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पार्टी बनते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस केस में पार्टी नहीं बनते। नाउ द क्वेश्चन इज, पर्जरी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिफरेंस क्या है? आर दे द सेम थिंग और आर दे डिफरेंट? सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज द ऑफेंस ऑफ बीइंग डिसओबीडिएंट टू और डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट्स ऑफिसर्स इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर दैट अपोजेस और डिफाइज द अथॉरिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ कोर्ट।
कभी भी अगर कोई डिसओबीडियंटली या डिसरिस्पेक्टफुली कोई ऐसा बिहेवियर शो करता है कोर्ट की तरफ जिससे कोर्ट की डिग्निटी, जस्टिस या फिर अथॉरिटी को डिफाई करता है या अपोज करता है, then such act can be termed as contempt of court. Contempt of court is wider in scope, while offense of perjury is a specific part of such contempt. तो कभी भी अगर perjury का offense होता है, then it automatically constitutes as the offense of contempt. However, अगर कोई contempt का offense होता है, then उसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि perjury का भी उसमें offense है. So we can say that perjury is specific part of contempt, whereby the offender disrespects the authority, justice or dignity of the court of law with intent to mislead the court. Moving on to our last part, punishment for perjury. Before we know the punishment for perjury, let's understand why is it necessary to punish the offense. So Jeremy Bentham, who was the great philosopher and jurist of his time, he said that witnesses are eyes and ears of justice. So if witnesses will turn corrupt, then judicial system will turn blind and deaf. So this is the reason universally perjury को offense माना जाता है. वर्ल्ड की हर कंट्री में perjury को एक serious offense माना जाता है. However, the punishment may differ. हर कंट्री में punishment अलग हो सकती है. So I will quote the meaningful words of Kenneth Starr, who was the former Solicitor General of United States. He said that there is no excuse for perjury. Never, never, never. There is truth, and truth demands respect. In fact, in India also, in case of Louis Vuitton Melatier versus Mr. Omi and another 2018 में Delhi High Court में Justice मनमोहन ने ये बोला था that it would be a great public disaster if the fountain of justice is allowed to be poisoned by anyone giving false statement and or giving false evidence in a court of law. The stream of justice has to be kept clear and pure, and anyone soiling its purity must be dealt with sternly so that the message percolates loud and clear that no one can be permitted to undermine the dignity of the court and interfere with the due course of judicial proceeding or the administration of justice. So इसमें भी जस्टिस मनमोहन ने इस बात पे ही कॉन्सेंट्रेट करा है कि पर्जरी जैसे सीरियस ऑफेंस को हम पनिश करना हमें जरूरी है एंड इसे हम बिना पनिश करे नहीं छोड़ सकते एंड सच पनिशमेंट शैल हैव अ डेटरेंट इफेक्ट जिससे सोसाइटी में एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि ऐसा ऑफेंस कोई भी कमिट करेगा तो उससे सजा मिलेगी. एज वी स्पीक ऑफ पनिशमेंट फॉर पर्जरी, Section 193 of Indian Penal Code states that anyone who makes false statement or fabricates any evidence while under oath in any stage of judicial proceeding shall be punished with a maximum period up to 7 years of imprisonment along with fine. पर अगर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा किसी और केस में पर्जरी का ऑफेंस कमिट किया जाता है, then the punishment is up to 3 years of imprisonment along with fine. There are many other sections such as section 181, 191, 192, 195, 199. So basically chapter 11 of Indian Penal Code में 191 से लेके 211 तक काफी अलग अलग सेक्शंस है जो अलग अलग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए पनिशमेंट उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं. अगर आपको कोई स्पेसिफिक केस है then you will have to refer all these sections. Otherwise general section for this is section 193 of Indian Penal Code. आई होप आपको आज के इस वीडियो का सारा कंटेंट समझ आ गया होगा. पर्जरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, जस्ट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच.